सो हे गाइस, दिस इज़ प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी का वरदान बैच में स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया है और पिछले 5 दिनों से, मतलब 5 लेक्चर से हम वो चैप्टर को बहुत सरलता से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम उसका 6th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का, और मैथमेटिकल लॉजिक का भी हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज अभी 11 बजे 6th लेक्चर उसका आपको देखने मिलेगा। सही है, तो बहुत सरलता से बहुत अच्छे पहला चैप्टर इसलिए थोड़ा धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर बाद में बहुत सरलता से, क्योंकि आपका कमांड आ जाएगा, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है 12th में। तो इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा था। लेकिन अभी थोड़ा मतलब एकदम ऐसे नहीं कि एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म, नहीं, थोड़ी स्पीड इंक्रीज करनी ही पड़ेगी, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि हाँ, ऐसा बोर जैसे नहीं लगना चाहिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे सर, क्योंकि अभी आप वेल मैच्योर्ड हो गया 12th के सिलेबस से। तो आज हम देखने वाले हैं इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट। सबसे पहले हमने कौन सा देखा? स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट देखा। आज हम इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट देखेंगे और आगे का जो पार्ट है उसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है उसे जानने से पहले, आपने पिछला रिवाइज किया? नहीं किया होगा तो वीडियो पॉज कीजिए, 10 मिनट लीजिए, जो पिछला पूरा पढ़ा है, आपने जो नोट्स बनाई है हैंड रिटन, उससे पूरा एक्सप्लेनेशन आपको आता है, उससे पूरी एक बार रिवीजन कर लीजिए थॉरली। उसके बाद लेक्चर को हाथ लगाए, ताकि जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना रिवीजन के बाद, फिर वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। मतलब फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सर ने तो 1 नंबर पढ़ा है और हमें भी 1 नंबर जम रहा है। तो सही है, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सही है, तो चलो अभी बढ़ते हैं इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट का मतलब। द डिफेक्ट विच अराइजेस व्हेन फॉरेन एटम आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस। क्या है सर, बताओ, 1 मिनट समझ लो। जब ये एक समझ लो थिएटर है, क्या है? थिएटर है, इसमें सब इंडियंस है। क्या बोल रहा मैं? सब जो बैठे हैं वो इंडियंस है, लेकिन एक ही जन बीच में से आया जो कि अमेरिकन है। क्या है? अमेरिकन। पता है, इंडियन और अमेरिकन में सीधा डिफरेंस हो जाता है, फेस से ही पता चलता है वो इंडियन नहीं है, फॉरेनर है। तो देखो, जब इन इंडियंस के बीच में एक अकेला अमेरिकन मतलब फॉरेनर आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी क्रिएट हो रही है, इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट हो जाएगा वो। सही है, इसे किसी भी दूसरे माध्यम से ना देखे, ये जस्ट एग्जाम्पल था, ये डिस्क्लेमर है। सही बता रहा हूँ, तो देख लीजिए। इसे इरेज कर लेता हूँ मैं। तो डिफेक्ट दैट अराइजेस व्हेन फॉरेन एटम कम्स इन क्रिस्टल लैटिस, व्हेन फॉरेन एटम इज प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस। देख लेते हैं हम, सब टाइप्स है, टाइप्स के हिसाब से हम परफेक्टली पढ़ लेते हैं इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट। तो देखो, इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप्स में इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट क्लासिफाइड है? इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन से? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसके बाद इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, डिफेक्ट ड्यू टू एल्यूवेलेंट आयन इम्प्योरिटी, डिफेक्ट ड्यू टू एल्यूवेलेंट आयन इम्प्योरिटी। सर, ये एल्यूवेलेंट आयन इम्प्योरिटी क्या है? जब उसको हम बहुत थरोली पढ़ेंगे, डिफेक्ट ड्यू टू एल्यूवेलेंट आयन इम्प्योरिटी, तब हम उसे बहुत सरलता से देखेंगे। सबसे पहले एल्यूवेलेंट आयन क्या रहता है वो बहुत थरोली सब देखते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो चलो गेट रेडी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए गाइस, वीडियो देखने से ही नहीं बनेगा आपको, हमें भी थोड़ा इंकरेजमेंट चाहिए ना, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए। कैसा लगा लेक्चर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेक्चर पूरा देखने के बाद और कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो देखो, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट सबसे समझ लो। दिस डिफेक्ट रेगुलर एटम्स आर रिप्लेस फ्रॉम देयर लैटिस साइड बाय इम्प्योरिटी। अभी देख लो, समझ लो, पानी में अगर हमने कुछ मतलब एक आधा कीड़ा गिर गया तो क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटी है ना। इम्प्योरिटी क्या है उसमें? कीड़ा। मतलब समझ में आ रहा है? इतने बड़े पानी में छोटू सा अगर कीड़ा गिर गया तो इम्प्योरिटी क्या होगी? वहाँ की कीड़ा हो गया। तो उसी तरह इतने बड़े एक बॉल में बोल सकते हैं हम, स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं, लैटिस में बोल सकते हैं, इतने बड़े लैटिस में अगर 2-3 कुछ कीड़े आ गए, हमारे भाषा में, सही है ना, 2-3 कीड़े आ गए, तो इसका मतलब क्या? वो जो कीड़े हैं वो क्या है? इम्प्योरिटी है। समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट? क्या कौन सा एग्जांपल ध्यान रखना? पानी के ग्लास में अगर कीड़ा गिर गया तो कीड़े को क्या हम बोलेंगे? हम इम्प्योरिटी बोलेंगे।
तो उसी तरह इस क्रिस्टल लैटिस में देखो कुछ मतलब देखो कॉपर का है पूरा, ये कॉपर का है, पूरा कॉपर का है, लेकिन उसमें थोड़े से ही जिंक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, मतलब ये यहाँ कीड़े का काम कर रहा है, मतलब दीज आर द इम्प्योरिटीज। सही है, तो इसे कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। समझ लेते हैं, समझ गया, एग्जाम्पल समझ गया ना आपको। तो देखो फिर से अभी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन दिस डिफेक्ट रेगुलर एटम कौन सा है, देखो यहाँ ये पूरा जिंक का है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। और देखो फ्रॉम द लैटिस साइड आर रिप्लेस्ड, क्या बोलेंगे हम, आर रिप्लेस्ड, एक मिनट, इन दिस डिफेक्ट रेगुलर एटम आर रिप्लेस्ड फ्रॉम द लैटिस साइड बाय इम्प्योरिटी, बाय इम्प्योरिटी से रिप्लेस हो रहा है। अब इम्प्योरिटी कहाँ है, यहाँ देखो जिंक 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 जिंक, मतलब देखो इतने बड़े इसमें 2-3 जिंक के पार्टिकल्स है विच क्रिएट्स इम्प्योरिटी, क्या कर रहे हैं वो, विच क्रिएट्स इम्प्योरिटी। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट अकर हो रहा है। सही है, समझ में आ गया पहला डिफेक्ट। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, ब्रास अलॉय, बेस्ट एग्जाम्पल है इसके अलॉयज, बेस्ट एग्जाम्पल है अलॉयज बोल सकते हैं, ब्रास, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील, ये सब बोल सकते हैं। मतलब ब्रोंज में क्या रहता है ना, मिक्सचर ऑफ टू, मतलब 30-70 का रेशियो रहता है, एक एलिमेंट 30% रहता है, एक 70% रहता है। तो 70% वाला मेजर है, 30% वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द इम्प्योरिटी। तो इसीलिए जो डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सही है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको। सेकंड देखिए, सेकंड इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है, इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इन दिस डिफेक्ट द इम्प्योरिटी एटम ऑक्युपाइज इंटरस्टेशियल साइट। अभी पिछला लेक्चर जिसने देखा उन्होंने उनको इंटरस्टेशियल साइट का मतलब पता है, क्या है इंटरस्टेशियल साइट। तो इंटरस्टेशियल साइट मतलब गली, ये देखो ये गली है, दो इसके बीच की गली, ये यहाँ की, ये यहाँ की, देखो बीच की ये गली हो गई। इसमें देखो ये इंटरस्टेशियल साइड में एक कंपाउंड है, यहाँ पे भी देखो ये गली हो गई, ये देखो इसमें इंटरस्टेशियल है, ये देखो फिर से यहाँ गली, ये देखो। तो इंटरस्टेशियल साइड मतलब क्या, दो एटम रहते हैं, उसके बीच की हॉरिजॉन्टल स्पेस, उसके बीच की वर्टिकल स्पेस, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल स्पेस। सही है, समझ में आ गया इंटरस्टेशियल साइड। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा, डू गो एंड वॉच, क्योंकि उसमें बेसिक्स है डिफेक्ट्स का पूरा, मैंने बताया व्हाट इज डिफेक्ट्स, इंटरस्टेशियल साइट्स क्या होता है, सब मतलब हमने पॉइंट डिफेक्ट, कितने टाइप के डिफेक्ट है वो कैसे क्लासीफाई होते हैं, फिर पॉइंट डिफेक्ट कितने में क्लासीफाई होते हैं, हमने पिछले इसमें स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट पढ़ा, आज हम इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले का आपको आना चाहिए ना, और समझना भी चाहिए। तो इसलिए अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिए। तो देखो ये हो गया, तो हमने इंटरस्टेशियल साइड की तो बात कर ली, इसे इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट में। हाँ देखिए एकदम परफेक्ट। इन दिस डिफेक्ट इम्प्योरिटी एटम ऑक्युपाइज इंटरस्टेशियल साइड। तो देखो अभी इम्प्योरिटी एटम क्या है यहाँ, ये देखो एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब देखो कार्बन। अभी देखो आयन क्या है, आयन एक ओरिजिनल एटम है, आयन क्या है, एक ओरिजिनल, मतलब आयन एक बहुत बड़ा पूरा आयन का रॉड है, उस पर 2-3 जगह कार्बन है, मतलब क्या कर रहा है, इम्प्योरिटी क्रिएट कर रहा है। वो याद है ना आपका एग्जांपल कौन सा, ग्लास ऑफ वाटर जिसमें कीड़ा गिरा है, तो कीड़ा इज एन इम्प्योरिटी, क्योंकि वो कम मात्रा में है ना। समझ में आ गया। तो यही देखो एक आयन है, बहुत बड़ा आयन का है, उसमें 2-3 जगह कार्बन है, 2-3 पार्टिकल्स कार्बन के, तो कार्बन क्रिएट्स एन इम्प्योरिटी। कार्बन क्या एक डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है जो कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, तो इसीलिए उससे क्या कहेंगे हम, इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट। अभी कार्बन और आयन, मतलब कार्बन और Fe का कॉम्बिनेशन क्या रहता है, स्टील रहता है, स्टेनलेस स्टील का अलॉय रहता है। तो देखो एग्जांपल स्टील, Fe एटम ऑक्युपाइज नॉर्मल लैटिस साइट्स, Fe एटम ऑक्युपाई नॉर्मल लैटिस साइट। समझ गया सेकंड भी। अभी बड़े थर्ड की तरफ, तो देखिए थर्ड है डिफेक्ट्स ड्यू टू एलियोवेलेंट आयन। अब एलियोवेलेंट आयन इम्प्योरिटी, कौन सा, एलियोवेलेंट आयन इम्प्योरिटी। अभी एलियोवेलेंट आयन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है एलियोवेलेंट आयन का मतलब क्या होता है। देखो ऐसा आयन, एलियोवेलेंट आयन का मतलब क्या होता है,
एक ऐसा आयन जिसको डिफरेंट रोटेटा रहता है, क्या रहता है, उसके हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। मतलब क्या, समझ लेते हैं, समझ लो। अभी यहाँ Na+ है और Cl नेगेटिव, एक Na+ एक Cl नेगेटिव को नलीफाई कर सकता है। क्या बोल रहा मैं, एक आयन एक Cl नेगेटिव को नलीफाई कर सकता है। दिखा क्या आपको, सही है। मतलब आयन पे क्या है, पॉजिटिव है, Na पे क्या है, पॉजिटिव, आयन नहीं, Na पे क्या है, पॉजिटिव। अभी उसी तरह हम एग्जांपल लेंगे Sr2+ है। सर यहाँ तो 2+ है, मतलब 2 को कर सकता है, तो ये किसको कर सकता है, Cl नेगेटिव को भी कर सकता है और इधर को भी, मतलब ये 2 को कर सकता है। देखो Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक Cl को रिप्लेस करेगा, मतलब नलीफाई करेगा, रिप्लेस नहीं बोल सकते, नलीफाई बोलेंगे। और Sr के ऊपर 2 पॉजिटिव रहता, Sr के ऊपर कितना पॉजिटिव रहता है दोस्त, 2 पॉजिटिव रहता। तो 2 पॉजिटिव है मतलब 2 निगेटिव चार्ज को नलीफाई कर सकता है ना, बोलो कर सकता है कि नहीं है, बराबर। तो 2 नेगेटिव चार्ज को नलीफाई कर सकते हैं, इसलिए Sr2 पॉजिटिव। अभी देखो डिफेक्ट ड्यू टू एलियोवेलेंट कंपाउंड का, इतना समझ में आया ना आपको, तो समझ लो एलियोवेलेंट आयन इंप्योरिटी का डिफेक्ट आपको पूरे तरीके से समझ में। कैसे बताता हूँ, देखिए। इट अकर्स इन आयनिक सॉल्यूट, वो तो बात सही है, क्योंकि यहाँ देखो ना हम आयंस के बीच में ही खेल रहे हैं ना, Na+ और Cl नेगेटिव आयंस के बीच में ही खेलते हुए देखो, आयंस कौन थे Na+, Cl नेगेटिव आयंस के बीच में खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आयनिक सॉल्यूट। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा कैमरा सेटअप कर लेता हूँ मैं, ठीक, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। तो देखो आयनिक, उसके बाद वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय एडिशन इम्प्योरिटी ऑफ एलियोवेलेंट आयन। मतलब वैकेंसीज कैसे क्रिएट होते हैं, तो इसमें वैकेंसी ऐसे क्रिएट होते हैं जब बाहर की इम्प्योरिटी, बाहर की एलियोवेलेंट आयन ऐड होता है, एज ए इम्प्योरिटी ऐड होता है। तो समझ लो, ये देखा ना आपने, ये समझ लिया ना आपने, एक Na, मतलब Na के ऊपर कितना पॉजिटिव एक चार्ज रहता है, तो वो Cl नेगेटिव को एक ही को नलीफाई कर सकता है। उसी तरह Sr के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है, 2 पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो 2 Cl नेगेटिव को नलीफाई करेगा। तो यहाँ देखो, एक Na+ Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Sr2। अब इसको ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, बाकी अपन चले गए आगे। नलीफाई करने के लिए देखो, इसके लिए ये, इसके लिए ये, बाद में इसके लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि Na+ नहीं है, फिलहाल में देख लेते हैं। इसके लिए ये सही है, तो इसको हम अंडरलाइन नहीं कर लेते, मतलब टिक नहीं करते। देखो इसके लिए ये, अभी ये छूट गया, इसके लिए है ही नहीं, इसके लिए भी नहीं है, इसके लिए ये, इसके लिए ये। देखो अभी अगर यहाँ Na+ रहता और यहाँ Na+ रहता तो सब सही हो जाता काम, काहे इतनी टेंशन लेनी थी। लेकिन यहाँ Na+ नहीं है, यहाँ क्या है, वैकेंसी है। वैकेंसी क्यों है सर, देखो वैकेंसी इसलिए है, यहाँ 2 Cl है, कितने Cl नेगेटिव है, 2 Cl नेगेटिव है, और यहाँ Sr2 पॉजिटिव है। क्या है यहाँ, Sr2 पॉजिटिव, सही है। 2 पॉजिटिव है मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज है मतलब 2 नेगेटिव चार्ज को नलीफाई कर सकता है, सही है ना। 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 नेगेटिव चार्ज को नलीफाई कर सकता है। तो सर नेगेटिव चार्ज को नलीफाई करेगा तो यहाँ Sr2+ है, मतलब 2 Cl नेगेटिव को नलीफाई करेगा। यहाँ तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं ना, कटायन भी नहीं बचेगा, आनायन भी नहीं बचेगा, सब नलीफाई हो जाएंगे। सही है दोस्त, सब नलीफाई हो जाएगा। लेकिन जब हम Na+ यूज़ करते थे, एक मिनट, बहुत बड़ा पेन हो गया, एक मिनट, जब हम Na+ यूज़ करते थे तो हमें 2 जगह Na+ लिखता था, 2 जगह Na+ लिखना था, एक Sr की जगह और एक उसके नीचे जहाँ एरो है यहाँ, और एक यहाँ। तो यहाँ हम Na+ लिखते थे, तो जब हम वहाँ Na+ लिखते थे तो जो सॉलिड है वो सरलता से आगे भी बढ़ता था और उसमें वैकेंसी भी नहीं रहती थी। लेकिन Sr2+ आने की वजह से एक ही जगह से 2 जन के काम हो रहे हैं, तो यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ क्रिएट हो रहा है वैकेंसी। तो इस वैकेंसी क्रिएट होने के कारण वहाँ पे क्या हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है। कौन सा डिफेक्ट हो रहा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्योंकि Sr2+ आया उसमें, सब +1+1 मतलब Na+ था, लेकिन एक ही जगह Sr2+ आया, जो 2 Na की जो ताकत है वो एक ही Sr2+ में है।
तो इसी वजह से बीच में क्या आ रहा है, बीच में वैकेंसी क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है दोस्त, बीच में वैकेंसी क्रिएट हो रही है। वैकेंसी क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। समझ गया, ये तो आपको बहुत सरलता से समझाऊंगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। तो देखो अभी आगे बढ़ते हैं। ये वैकेंसी देखो, एक Na+, एक मिनट, Na+, एक Cl नेगेटिव और Sr2+, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, दो को ले सकता, सही है। ये ऐसा और यहाँ आने को ना था, ये और ये, इन दोनों को ये कर सकते। नोट्स के लिए आपको बहुत सरलता से PDF मिल जाएगी। अभी नॉन स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट समझ लो, हमने क्या क्या कवर किया। पॉइंट डिफेक्ट, तो पॉइंट डिफेक्ट के 3 पार्ट थे, स्टाइचोमेट्रिक, नॉन स्टाइचोमेट्रिक, स्टाइचोमेट्रिक, उसके बाद सेकंड था इम्प्योरिटी डिफेक्ट, थर्ड था नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो हमने स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट भी पिछले लेक्चर में बहुत सरलता से क्लियर कर लिया और आज के भी अभी 16 मिनट हो गए, तो 16 मिनट में हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट को भी खत्म कर लिया। अभी हम बढ़ेंगे आगे किसकी तरफ, नॉन स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे, नॉन स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, सही है। तो दिस डिफेक्ट अराइजेस, सबसे पहले नॉन स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट देख लेते हैं क्या रहता है। तो नॉन स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में कुछ नहीं, रेशो समझ लो। नॉन स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, स्टाइचोमेट्रिक का मतलब समझ लो पहले। ये स्टाइचोमेट्रिक का मतलब होता है प्रमाण। क्या होता है, प्रमाण। स्टाइचोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, प्रमाण होता है, मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी। स्टाइचोमेट्रिक मतलब क्वांटिटी। तो नॉन स्टाइचोमेट्रिक मतलब जो प्रमाण रहेगा, जो क्वांटिटी रहेगा वो अनइक्वल रहेगा। और स्टाइचोमेट्रिक में क्या रहेगा, द क्वांटिटी रिमेन्स सेम बिकॉज स्टाइचोमेट्रिक प्रमाण्स द सेम क्वांटिटी। स्टाइचोमेट्रिक मतलब सेम क्वांटिटी, और नॉन स्टाइचोमेट्रिक मतलब ऐसा मतलब कि जिसमें सेम नहीं रहेगा, रेशियो सेम नहीं रहेगा। तो नॉन स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इसका थ्योरेटिकल मतलब आप जब अभी पढ़ोगे टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो उसमें दिया है नंबर, मतलब रेशियो ऑफ कटायंस एंड अनायंस इज डिफरेंट। रेट देखो पढ़ लेते हैं। द डिफेक्ट अराइजेस व्हेन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायन बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैट इंडिकेट्स बाय द केमिकल फार्मूला। जो केमिकल फार्मूले के हिसाब से कटायंस एंड अनायंस का नंबर है, तो उसका जब हम रेशियो निकालेंगे और जो इसमें दिया है वो दोनों डिफरेंट रहेंगे। मतलब देयर इज डिफरेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ कटायंस एंड अनायंस। इतना समझ में आ गया आपको बहुत सरलता से। अब देखिए, इन शॉर्ट स्टाइचोमेट्रिक ऑफ द कंपाउंड चेंज, इन शॉर्ट स्टाइचोमेट्री ऑफ द कंपाउंड चेंज मतलब क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड चेंजेस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। कितने टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट है, 2 टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट है। कौन से, एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट। एक कौन सा है, एक है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और दूसरा है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो इसे देख लेते हैं हम फटाफट। सबसे पहले मेटल एक्सिस डिफेक्ट, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट देख लेंगे हम। कौन सा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। दिस डिफेक्टिव शोज इन कंपाउंड ऑफ द मेटल विच शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये डिफेक्ट किसमें दिखता है, ये डिफेक्ट ऐसे मेटल में दिखता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है मेरे दोस्त, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कभी +2 दिखा रहा हूँ, कभी +3, कभी +5 और कभी +7। +7 वाला कौन सा है, Mn, मैग्नीन, मैग्नीज सॉरी, ट्रांजिशन मेटल है। समझ में आ रहा है। तो ऐसा भी कुछ रहता है। तो वो मेटल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दिखाता है। कैसे, इन सम क्रिस्टल पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर्स में क्या रहता है, पॉजिटिव मतलब कटायन, कटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। इतना मतलब वही है ना, रेशियो ऑफ कटायन एंड अनायन कब डिफरेंट रहेगा, कब चेंज होगा, जब लैटिस में से या तो फिर एक अनायन गायब है या तो फिर एक कटायन गायब है, तभी इम्बैलेंस ये होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर पूरा लैटिस भरा है मतलब 10 अनायन है 10 कटायन है, तो 10 कटायन 10 अनायन को नलिफाई कर सकते हैं, कोई डिफेक्ट रहा ही नहीं। लेकिन अगर 10 अनायन है और 9 कटायन है तो एक अनायन रिमेन्स अननलिफाइड, मतलब एक कटायन नहीं है ना एक्स्ट्रा, तो इसीलिए ये अनायन को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और स्टेबल नहीं कर सकता। इसीलिए वो अनायन एक अकेला रहेगा।
अकेला रहेगा मतलब वो क्या क्रिएट होगा, डिफेक्ट, क्योंकि बाकी सब तो जुड़ चुके हैं, कैटायन अनायन आयन फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन एक अनायन कुछ फॉर्म नहीं कर सका, तो इसके वजह से वो क्या क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा, वो डिफेक्ट क्रिएट करेगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो देख लो यहाँ Na2+ O नेगेटिव, 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 Na3+ आ गया यहाँ, क्या आ जाएगा, Na3+। तो Na3+ आया मतलब यहाँ का एक Na+ गया ना भाई, Na2+ तो गया, समझ रहे हो। पिछले इसमें देखा हमने Na+, वो गया था, Sr2+ आया, एक ही वो दोनों का काम कर रहा था, सही है। लेकिन यहाँ एक बार 2+ आया और यहाँ 3+ आया, समझ रहे हो। रुको 1 मिनट बता देता हूँ, प्रॉपरली बताना पड़ेगा इसे, तो ये आपको समझेगा। डिफेक्ट का पार्ट मैंने बोला था बहुत लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन कुछ नहीं हार्ड नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो देख लो Na3+ और Na3+, बाकी जगह क्या है, Na2+ है, Na2+ है मतलब Na3+, यहाँ से एक Na2+ नहीं रे, Ni2+, सॉरी, Ni3+ है यहाँ, Ni2+, तो यहाँ से एक Na+ आ जाएगा, और ये जो है नीचे वाला उसमें से भी एक क्या आ जाएगा, Na3+ से Na+ आ गया, मतलब दोनों मिला के क्या आ जाएगा, Na2+ आ जाएगा, दोनों मिला के क्या आ जाएगा दोस्त, Na2+ आ जाएगा। मतलब यहाँ जो वैकेंसी है वो एक इसने ली, एक इसने ली, वो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, किसके वजह से हो रही है, Ni3+ की वजह से हो रही है, क्योंकि दो जगह Ni3+ है, मतलब स्ट्रक्चर तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो वो सही है, एकदम परफेक्ट है, उसमें नंबर ऑफ कैटायंस भी इक्वल है, नंबर ऑफ अनायंस भी इक्वल है। लेकिन जब स्टेबिलिटी की बात आती है तब Na2+ O2 नेगेटिव को नलीफाई करेगा, Ni3+ तो नहीं करेगा, Ni3+ करेगा तो भी Na+ बच जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ जो है, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो रही है, क्या क्रिएट हो रही है मेरे दोस्त, वैकेंसी क्रिएट हो रही है, इसीलिए उसे हम कहेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अभी मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है वो पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है। 1 मिनट रुकिए, हाँ बहुत परफेक्ट, देखिए अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी आप बोलेंगे सर इसमें क्या किया है आपने, जैसे कि यहाँ हमने देखा कि जो एक है Ni2+, उसे Ni3+ में एक जगह तोड़ा और दूसरी जगह तोड़ा, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखोगे तो आयंस तो सेम ही है, उतने ही अमाउंट में है, लेकिन वो प्लेस वैकेंट रही है। क्यों, Ni3+ आया Ni2+ की जगह और एक जगह सेम Ni3+ आया, मतलब Na2+ अगर आते उस जगह तो एक Na2+ बचता था तो वो वैकेंसी में लगते थे हम, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिखता है, लेकिन जब ऐसा क्रिस्टल लैटिस में देखोगे तो नहीं दिखता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मेटल एक्सिस डिफेक्ट, अब इसमें समझ लो क्या। सबसे पहले हम इसके तरफ ही देखेंगे, फिगर की तरफ देखो, एक्सिस न्यूट्रल Zn एटम, Zn2+ है, O2 नेगेटिव को नलीफाई करेगा, Zn2+ है O2 नेगेटिव को, O2 नेगेटिव Zn2+, O2 नेगेटिव Zn2+, Zn2+, O2 नेगेटिव Zn+, O2 नेगेटिव O2 Zn+, O2 Zn+। सर आप बोलोगे सब तो बराबर है सर, हाँ सब बराबर था, उसमें डिफिशियंसी था, मतलब उसमें एक आयन क्या था, कम था। अब ये एक्सिस है, नाम से ही पता चल रहा है एक्सिस में क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ एक फुकट का Zn आके बैठ गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखो एक फुकट का Zn आके बैठ गया। अगर ये बैठता नहीं था तो हमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट सिलेबस में नहीं रहता था, क्योंकि होता ही नहीं था। लेकिन इसके वजह से देखो एक्सिस न्यूट्रल Zn एटम, एक्सिस न्यूट्रल Zn एटम यहाँ पे बैठ गया, कोई ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन ज़्यादा का आके बैठ गया। अभी देखो, अबर अपने नींबू पानी बनाया, बहुत सरलता से बहुत बढ़िया बना, लेमन भी एक डाला काट के मस्त निचोड़ के, लेकिन उसमें अगर किसी ने आधा नींबू और डाल दिया खट्टा हो जाएगा। फिर वो क्या क्रिएट करा, वो क्रिएट करा डिफेक्ट क्रिएट करा उसने, क्योंकि भाई पहले ही तो बराबर था। अब आप काहे इसमें काढ़ा कर लिए, आपने काहे इसमें डाल दिया कुछ,
तो उसी तरह यहाँ Zn2+ O2 नेगेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए काबिल था, लेकिन यहाँ न्यूट्रल Zn मॉलिक्यूल काहे डाला? फिर कोई ज़रूरत थी क्या उसकी? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ डाल दिया। इसकी वजह से क्या हो गया? वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो फिर से यहाँ Zn2+, Zn2 नेगेटिव, Zn2+, O2 नेगेटिव, O नेगेटिव एंड दिस। अभी देखो, अभी इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में Zn2+ आया, यहाँ क्या कहा? यहाँ आया Zn2+। तो यहाँ Zn2+ आया तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव को नलीफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं लगेगा क्या दोस्त? आप 12वीं में गए, सही बताओ, लगेगा कि नहीं लगेगा? सर लगेगा, सही है। तो इसके वजह से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसका सरलता से बताओ तो देखो, सबसे पहले मेटल एक्सिस डिफेक्ट का केस रहता है न्यूट्रल एटम ऑक्युपाइज इंटरस्टेशियल साइट। तो देखो इंटरस्टेशियल साइट है ये, तो यहाँ लिखूँ मैं फर्स्ट न्यूट्रल, एक मिनट, न्यूट्रल एटम ऑक्युपाइज इंटरस्टेशियल स्पेस। सही है, न्यूट्रल, हाँ सही है। तो मेटल बिकम मैक्सिमम, तो इसमें न्यूट्रल एटम ऑक्युपाइज इंटरस्टेशियल, तो इसमें क्या हो जाएगा? मेटल बिकम्स मैक्सिमम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मेटेलिक कैरेक्टर बोल सकते हैं, या फिर सीधा सीधा बोल सकते हैं मेटल्स, METALS बिकम्स मैक्सिमम, मेटल्स बिकम मैक्सिमम। सही है, ये पहली केस थी। अभी सेकंड केस में देखो क्या है? पॉजिटिव आयन ऑक्युपाइज इंटरस्टेशियल साइड। अब देखो ना दोस्त, पॉजिटिव साइड नहीं है क्या यहाँ? एक बात तो समझ लो, रुको मैं 1 मिनट ये इरेज कर लेता हूँ पूरा। हाँ, जो इरेज करना था वही नहीं किया, 1 मिनट। हाँ परफेक्ट है। अभी देखो इसमें क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयन ऑक्युपाई इंटरस्टेशियल साइड। देखो गली के बीच में है ना रे Zn2+, तो इसका मतलब क्या है? दैट ऑक्युपाइज इंटरस्टेशियल साइड। इतना समझ में आया? तो देखो यहाँ भी इंटरस्टेशियल साइड है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जो मेटल है, मेटल आयन बोल सकते हैं, वो मोहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ? मेटल आयन मोर। तो यहाँ लिखते हैं मुझ सेकेंड, पॉजिटिव आयन, positively charged ions occupies interstitial site, ऑक्युपाई इंटरस्टेशियल साइट। समझ में आ गया? तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ मेटल बिकम मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? यहाँ मेटल becomes maximum, मेटल बिकम मैक्सिमम। सही है, बहुत परफेक्ट। सेकंड भी समझ में आया, मतलब पूरा समझ में आया आपको। देखो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, क्या देखेंगे अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। अब क्या रहता है कंडक्टर, क्या रहता है इंसुलेटर, क्या रहता है सेमीकंडक्टर? सर क्या पढ़ा रहे हो? सर हमने तो 8th में ही पढ़ लिया। सही बात है दोस्त, 8th में पढ़ लिया, सिलेबस में तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक से सब पढ़ाएगा, हमने पहले ही बोला था। इससे आगे इंटरलिंक थोड़ी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसे देख लेते हैं। 1 मिनट गाइस, गर्मी तो बहुत है, पसीना पूछ लेता हूँ थोड़ा सा। सही है, एकदम परफेक्ट। तो देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। सबसे पहले कंडक्टर्स को क्या बोलेंगे? सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल, तो कंडक्टर्स को क्या बोलेंगे हम? सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इन द रेंज ऑफ 10⁴ to 10⁷। मतलब यहाँ मेन पार्ट जो अंडरलाइन करने का है वो है ऑफ रेंज 10⁴ to 10⁷। तो अभी की डेफिनेशन क्या रह जाएगी दोस्त? अभी के रह जाएंगे 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बहुत सरलता से देखो, इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम कंडक्टर्स। अभी सेकंड है इंसुलेटर। अभी इंसुलेटर का क्या है? वहाँ वो तो बता है विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है? ऑफ रेंज 10⁻⁻20 to 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। -20 to -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स।
इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। अभी सेमीकंडक्टर्स देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या है? तो सेमीकंडक्टर सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज बिटवीन द रेंज ऑफ 10⁻⁶ to 10⁴ आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया? कुछ इसमें समझाने की बात ही नहीं है गाइस, रॉकेट साइंस तो है नहीं उसमें, बहुत सरलता से सब जन समझ में समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी बैंड थ्योरी। अब इस बैंड थ्योरी को हम सेपरेट लेक्चर में ये क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो पार्ट कुछ बचा नहीं है, मतलब और एक लेक्चर होगा गाइस इस पे का, मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक लेक्चर होगा अपना आगे वाला सॉलिड स्टेट पे का। उसके बाद हम सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तक पढ़ा। इसकी प्रॉपर नोट्स आप निकालिए बहुत सरलता से आपके लैंग्वेज में, मतलब ऐसी लैंग्वेज मराठी में नहीं निकालनी है आपको, हिंदी में नहीं निकालनी है। जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा हिंदी में, अगर आपको स्ट्राइक होना है फट से तो हिंदी में लिख सकते हो। जो मैं बोलता हूँ बीच बीच में, जो मैं एग्जांपल देता हूँ उसे आप लिख देंगे याद रखने के लिए, लेकिन पेपर में इंग्लिश में लिखना है, नोट्स इंग्लिश में ही बनानी है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वैसे इसकी PDF फॉर्मेट में तो नोट्स आपको मिल ही जाएगी, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको सही तरीके से पढ़ना है। अभी चैप्टर ख़त्म हो रहा है ऑलरेडी, तो आज आपका टारगेट है कि वो चैप्टर 90% आपका पढ़ के हो जाना चाहिए, जितना अभी तक पढ़ा। अगर नहीं थोड़ा सा याद आ रहा फिर से लेक्चर लगाइए, 2x में देखिए, 2x में मत देखना गाइस, समझ में नहीं आता। 1.5 मैक्स टू मैक्स स्पीड है, 1.5 में देखना, बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। फिर से नहीं समझा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर फिर से आपके लिए, नहीं तो एक लेक्चर बढ़ा देंगे हम डाउट के लिए, लाइव करेंगे एक दिन, तो उसमें भी हम जान लेंगे। तो फटाफट समझ में आ गया। तो अगर दोस्त आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन हमेशा खाली है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसे लगा आज का लेक्चर। मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। गुड बाय।